Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Agri Study Hub. We have already studied about the style of gardening and types of garden. Now we will move forward and we will discuss about the principle of gardening. तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गार्डनिंग के बारे में। उसके पहले एक टर्म जानते हैं कि लैंडस्केपिंग क्या होता है। तो लैंडस्केपिंग के बारे में हम बताएं कि लैंडस्केपिंग इज़ एन एस्थेटिक ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विथ प्लांटिंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन सच अ वे दैट इट क्रिएट्स ए पिक्चरिस्क इफेक्ट। ओके, मतलब कि लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर का एक एस्थेटिक ब्रांच है, जो कि एस्थेटिक मीन्स सौंदर्य। तो एस्थेटिक ब्रांच है जो कि डील करता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं उसकी प्लांटिंग कैसे होनी चाहिए ताकि वो पिक्चरिस्क इफेक्ट दे सके। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे बैलेंस के बारे में। तो बैलेंस होता क्या है? तो विजुअल इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट गार्डन एलिमेंट्स। जो डिफरेंट गार्डन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हो गया आपका लाउन हो गया, हर्बेसियस बॉर्डर हो गया, ट्रीज़ हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, एज, हेज, ट्रेलिस, परगोला, ये सब जो जितने कंपोनेंट्स हैं वो सब के बीच में यदि विजुअल इक्विलिब्रियम है तो हम बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड है। बैलेंस इन कलर एंड टेक्सचर। यदि आप डिफरेंट कलर के फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्सचर के प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनके बीच में भी बैलेंसिंग ज़रूरी है। इट कैन बी क्रिएटेड इन ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल मैनर बाय ग्रुपिंग द कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर एंड प्लांट्स। मतलब कि यदि आप गार्डनिंग फॉर्मल स्टाइल में कर रहे हैं या इनफॉर्मल स्टाइल में कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप बैलेंस ज़रूर बनाएं बाय ग्रुपिंग द कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर्स एंड प्लांट्स। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रिंसिपल की, जो कि है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन रेफर टू द शेयर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स टू द होल। मतलब कि पूरा जो गार्डन है उसमें किसी भी पार्ट का, किसी भी कंपोनेंट का क्या शेयर है, क्या प्रोपोर्शन है, किस रेशियो में प्रेजेंट है, वो उसका प्रोपोर्शन कहलाता है। द स्पेस एंड ट्री आर प्रोवाइडेड फॉर अ लाउन, पाथ, बॉर्डर्स एंड ट्रीज शुड बी इन राइट प्रोपोर्शन। मतलब कि हम जितने स्पेस दे रहे हैं किसी एक गार्डन में कि लाउन के लिए इतना होना चाहिए, पाथ के लिए इतना होना चाहिए, बॉर्डर और ट्रीज़ के लिए इतना होना चाहिए, वो सभी एक राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। राइट प्रोपोर्शन का कभी भी ये मतलब नहीं है कि वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो, मतलब कि वो किसी भी तरह से हो, बट वो प्रोपोर्शनेट दिखना चाहिए, वो हमें अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। Proportion indirectly pacify the psyche of one's mind, is conditioned to enjoy the garden without a discordant note. अब हम बात करते हैं यूनिटी की। तो यूनिटी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा इंडिया ही है, कि हम कहते हैं कि देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन इंडिया बट वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो वी सी though diverse structures, plants and features are used to create a landscape, there should be a unity. मतलब कि हम जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स, फीचर्स और प्लांट्स यूज़ करते हैं किसी एक लैंडस्केप को बनाने में, उन सभी के बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए। ये सभी डाइवर्स है, पर फिर भी उन सभी डाइवर्सिटी में भी यूनिटी पे हमें फोकस करना चाहिए। A designer should work toward integrating the aesthetic principle of balance, rhythm, प्रोपोर्शन एंड हारमोनी टू गिव यूनिटी टू द कंपोजिशन। मतलब एक डिज़ाइनर को फोकस करना चाहिए ताकि वो सारे प्रिंसिपल्स को एक जगह पे इंटीग्रेट करे, जैसे बैलेंस हो गया, रिदम हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, हारमोनी को, ये सब को एक जगह यूनाइट करे और उसको एक कंपोजिशन में लेके आए। अब हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव की। हम कहते हैं ना कि हम अपने लाइफ को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वैसी हमें नज़र वो आती है। तो बस पर्सपेक्टिव वही वाली है, विजुअल फेनोमेनन ऑफ श्रिंकेज इन साइज एंड कन्वर्जिंग ऑफ लाइन टर्म्स एज पर्सपेक्टिव। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं कि आप सभी ने रेलवे ट्रैक तो देखा होगा। यदि हम रेलवे ट्रैक को किसी भी साइड से देखें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें एक प्रॉपर स्पेस दिखाई देता है दो ट्रैक के बीच में, और यदि हम दूर तक देखते जाएं तो वो कन्वर्ज होता जाता है वो लाइन, तो उसी को हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। यूजिंग दिस, मतलब पर्सपेक्टिव का यूज़ करके गार्डन ऑब्जेक्ट्स कैन बी पोजिशन्ड बैकग्राउंड और फोरग्राउंड टू क्रिएट प्लीजिंग विजुअल इल्यूजन। मतलब कि इस पर्सपेक्टिव का यूज़ करके कि उसको हम किस तरीके से पोजीशन करना चाहते हैं, उस पर्सपेक्टिव को बैकग्राउंड में करना चाहते हैं या फोरग्राउंड में करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से उसको पोजीशन करके हम प्लीजिंग विजुअल इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं ताकि गार्डन मतलब बेहद खूबसूरत लगे।
अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, वो है विस्टा। 3D कन्फाइंड व्यू ऑफ टर्मिनल ऑब्जेक्ट अलोंग आई लाइन। मतलब कि हम कहीं पे सामने देख रहे हैं, ठीक है, हम सामने देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट नज़र आना चाहिए जो कि हमको 3D व्यू दे, क्योंकि वो हमारे दिमाग को, हमारे मन को, हमारे साइकोलॉजी को सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है ताज टॉम्ब व्यूड फ्रॉम अपोजिट। यदि ताज टॉम्ब को आप देखें अपोजिट साइड में तो आपको ये 3D व्यू दिखाई देगा, उसको हम विस्टा बोलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोस्पेक्ट की। अभी इसके पहले हमने जो पर्सपेक्टिव पढ़ा था उससे ये डिफरेंट है प्रोस्पेक्ट, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ गार्डनिंग में ही आते हैं। तो प्रोस्पेक्ट क्या होता है? तो प्रोस्पेक्ट इज़ द व्यू ऑफ सीनरी, नेचुरल और मैनमेड, थ्रू एन ओपनिंग सच एज विंडो और अ गैप ऑफ फॉलिएज ऑफ ट्री। मतलब कि कोई विंडो हो या फिर जो ट्री के फोलिएज हो उससे कोई गैप बन रहा हो और उससे हम कोई सीनरी देख रहे हैं नेचुरल या मैनमेड, तो उसको हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। इट इज़ अ कैमरा व्यू ऑफ एनी सीनरी। मतलब किसी भी सीनरी का कैमरा व्यू कह लें तो उसको हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए एक पिक्चर डाला यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये साइड साइड में फोलिएज है। ये आप देख रहे हैं कि ये सारे फोलिएज है और इसके बीच से जो हमको दिखाई देगा ये सीनरी, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये आपका है प्रोस्पेक्ट। अब आप समझ पा रहे होंगे इस पिक्चर के थ्रू जो मैंने समझाया उसकी वजह से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिदम की। तो रिदम तो आपको पता ही है कि रिदम नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। यदि आप म्यूज़िक सुने या कुछ भी सुने तो आपको रिदम चाहिए होता है। तो रिदम इज़ मेजर्ड एज साइक्लिक रिपीटिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और इफ़ेक्ट। तो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का, इफ़ेक्ट का या फिर इवेंट का जो साइक्लिक रिपीटिशन होता रहता है उसको हम रिदम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हार्मोनी की। तो हार्मोनी इज़ प्लीजिंग इफ़ेक्ट obtained due to appropriate arrangement and collecting various garden feature। मतलब कि अलग अलग गार्डन फीचर को कलेक्ट करके या फिर उसको अप्रोप्रिएटली अरेंज करके जो हम प्लीजिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं वो हार्मोनी होता है। एवरी पार्ट ऑफ लैंडस्केप शुड सिंक्रोनाइज इनटू द अदर एंड ऑल द कंपोनेंट्स इनटू द होल। मतलब कि जो गार्डन है उसका एवरी पार्ट एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होना चाहिए और वो एक साथ ऐसा लगे कि मतलब ये यूनाइटेड है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे कुछ कर दिए, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, हमको कोई सिंक्रोनाइजेशन नज़र ही नहीं आ रहा, तो वो फिर गार्डन अच्छा नहीं लगेगा देखने में। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो है मूवमेंट और मोबिलिटी। ये तो बहुत ही कॉमन टर्म है लेकिन हम इसको समझते हैं कि गार्डनिंग में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी इज़ वाइटल टू गार्डन एज ब्रीथ टू ह्यूमन। कितने अच्छे से समझाया गया इसको कि जो मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ह्यूमन में ब्रीदिंग का है। मतलब कि हम जब सांस नहीं लेंगे तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है, हम जी ही नहीं पाएंगे। वैसे ही मोबिलिटी भी गार्डन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। It is obtained by introducing tall trees, birds in sky, butterflies over flowers, dispersal of clouds in the sky, fountain, gentle curvature of roads, trunk, branches, etc. तो हम ये सोच रहे हैं कि मोबिलिटी हम ऑब्टेन कैसे करें। तो मोबिलिटी हम तभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम उसमें टॉल ट्रीज डालते हैं गार्डन में, स्काई है तो उसमें बर्ड्स घूम रहे। यदि आप बहुत अच्छा बना के रखे हो गार्डन को और वहाँ पे सही फ्लावरिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है तो वहाँ बर्ड्स ऑटोमेटिकली आएंगे। तो स्काई में बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर्स पे बटरफ्लाइज हैं, जो क्लाउड का डिस्पर्सल जो स्काई में है उसकी वजह से फाउंटेन हो, रोड का जेंटल कर्वेचर हो, अच्छे ट्रंक को हमने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हो, अच्छे से उसको ट्रेन किया हो, ब्रांचेस उसके सही ट्रिम्ड हो एंड ट्रेंड हो, तो ये इसकी वजह से गार्डन में मोबिलिटी आती है। अब हम बात करते हैं सरप्राइज़ का। तो ये सरप्राइज़ बिल्कुल वैसा ही है जो आप बर्थडे में एक दूसरे को देते हो, और सरप्राइज़ किसको नहीं पसंद होता है, वो हर किसी को पसंद होता है। तो यदि हम गार्डन में भी बात करें तो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ गार्डन शुड नॉट बी एक्सपोज टू विजन ऑफ वन स्ट्रोक फ्रॉम वन पॉइंट। मतलब हम एक जगह से गार्डन को देखें और सब कुछ हमको दिख गया कि गार्डन में ये चीज़ें हैं, तो हमारे अंदर कुछ वैसा झील ही नहीं रहेगा कि हम अच्छा और घूम के देखें तो क्या है। लेकिन बाय द वे गार्डन में थोड़े थोड़े दूर पे हम जाते हैं और हमें सरप्राइज़ मिलता है कि अरे वाह ये व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है, तो हमें मन करेगा कि हम उसे और एक्सप्लोर करें, कि देखते हैं कि आगे भी और कुछ अच्छा है क्या।
इट प्रिजर्व पर्सनस क्यूरियोसिटी टू वॉक अलॉन्ग एंड मोर टू एक्सप्लोर फर्दर। मतलब कि ये हमारे क्यूरियोसिटी को बढ़ा देता है कि हम और आगे बढ़ें और इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करके देखें। तो ये हुआ सरप्राइज़। इसके लिए मैंने एक लाइन लिखा है, सीक्रेट ऑफ लाइफ लाइज इन मिस्ट्री ओवर द फ्यूचर। मतलब कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसी में हमारी लाइफ की, हमारी ज़िंदगी का सीक्रेट छुपा हुआ है। बाय द वे, हमें पता हो कि हमारे लाइफ में आगे अच्छा नहीं है तो हम क्यों जीना चाहेंगे? हमें पता ही है जबकि अच्छा नहीं है तो फिर हमारा जीने का कोई मतलब नहीं होगा। और बाय द वे हमें ये पता होगा कि नहीं हमारे लाइफ में आगे बहुत अच्छा होने वाला है, तो फिर हम काम करना छोड़ देंगे। हम सोचेंगे अच्छा तो होने ही वाला है, फिर हम काम क्यों करें? तो ये जो सरप्राइज़ होना चाहिए लाइफ में, एक मिस्ट्री भी होनी चाहिए जिसकी वजह से हमको जीने में मज़ा आता है। ये बस एक जनरल स्टेटमेंट था। और हम बात करते हैं स्केल की। तो स्केल क्या होता है? तो रिलेटिव डायमेंशन शुड बी केप्ट इन माइंड। मतलब कि हमें रिलेटिव डायमेंशन अपने दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लॉन बना रहे हैं तो बनाए जा रहे हैं, पूरे में लॉन ही बना दिए, या फिर हम ट्री लगाए तो पूरे में ट्री लगा दिए, तो वो गार्डन नहीं होगा ना, वो गार्डन अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमें जो रिलेटिव डायमेंशन है गार्डन का उसको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्पेस का। तो एम ऑफ एवरी गार्डन शुड बी सच डैट इट अपीयर्स लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। मतलब कि हमारे पास स्पेस तो कम है बट उसको इस तरीके से आप बनाएं, इस तरीके से उसका कर्वेचर दें, उसके पाथ बनाएं कि वो स्पेसियस दिखे। मतलब जितना है उसका एक्चुअल साइज़ उससे ज़्यादा दिखे। कुछ और भी इसके प्रिंसिपल्स हैं, जैसे सिंप्लिसिटी हो गया, एक्सेंट हो गया, स्काईलाइन हो गया। तो ये सारे थे जो आपके प्रिंसिपल ऑफ गार्डनिंग थे। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपने इसको कितने अच्छे से समझा या पढ़ा है। यदि ये नहीं बनते हैं तो आपको मतलब फिर से इसको पढ़ने और समझने की, रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, any object situated at a distance will look small compared to one of same size kept close to the vision. This principle is called। मैंने बोला था कि दो टर्म्स हैं, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना और उन्हीं दोनों में से कोई एक टर्म इसका आंसर होगा। दूसरा, डैश इज़ द व्यू ऑफ सीनरी नेचुरल और मैन मेड थ्रू एन ओपनिंग सच एज विंडो और ए गैप इन द फोलिएज ऑफ ट्री। ये मैंने आपको एक पिक्चर के थ्रू भी समझाया था। थर्ड, डैश इज मेजर्ड एट साइक्लिक रिपीटिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफेक्ट और इवेंट। ये इजी है, आप इसे कर सकेंगे। गार्डन मीट्स द स्काई इन इट्स वर्टिकल डायमेंशन, दिस प्रिंसिपल इज़ रेफर टू एज। ये हालांकि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है बट यदि आप सारे जो प्रिंसिपल्स है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। वन कंपोनेंट शुड बी हिडन फ्रॉम द अदर either by gentle curve of road or screening through shrubbery or pergolas. This principle is referred to as। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, आप इसे कर पाएंगे यदि आपने सही से सुना है तो। लास्ट वन, डैश इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव डायमेंशन। ये सभी का आप आंसर करें और मैं इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हैं। यदि आप इसे नहीं आंसर कर पा रहे हैं इतने सिंपल क्वेश्चन को, मतलब कि आपने इसे सही से नहीं सुना है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ अभी अभी बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए यहाँ पर और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।